और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव और पैसिव में क्या अंतर है? जैसे आपने ऑफलाइन क्लासेस में कई बार देखा होगा कि टीचर पढ़ाते पढ़ाते फिर कहते थे चलो अब एक काम करो, अब ये वाला कॉन्सेप्ट तुम समझाओगे, किसी स्टूडेंट को बोल दिया अब ये कॉन्सेप्ट आप समझाएंगे। जब तक टीचर पढ़ा रहा है तब तक क्लास उसी तरीके से चल रही है जिस तरीके से क्लास को चलना चाहिए, इन अ ट्रेडिशनल वे, ठीक है ना। तो पे बैठे थे, हाँ पढ़ाओ तो तुम चलो पोडियम पे पढ़ाओ, अब वो स्टूडेंट पढ़ाने लगता था। तो इसका क्या मतलब है कि आज से क्लास वही स्टूडेंट पढ़ाएगा, वही टीचर होगा? नहीं, वह भी वही चीज बता रहा है जो आपका टीचर आपको बता चुका है, लेकिन अब हम उसकी उसकी तरफ से उस चीज को समझ रहे हैं। जो एक्टिव सब्जेक्ट, जो एक्टिव डूअर है, वो इस समय पैसिवली पीछे बैठा हुआ पढ़ाने का काम अभी भी कर रहा है, लेकिन थ्रू किसी और स्टूडेंट के, किसी स्टूडेंट को खड़ा कर दिया है, पढ़ाने का काम भी पीछे कर रहा है। जब वो आपसे पूछा था तब भी वो पढ़ा रहा होता था, ठीक है ना, तब भी वो पढ़ा रहा होता था। एक्टिव का मतलब जहां सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो, जहां आपका जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड हो, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा। और पैसिव का मतलब जहां आपका सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। अब एक चीज यहां सबसे पहले समझ लीजिए, आप सेंटेंस को चाहे सब्जेक्ट से स्टार्ट करें चाहे ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करें, आप पोजीशन बदल सकते हैं, काम नहीं बदल सकते, ठीक है ना। पोजीशन बदल सकते हैं, काम नहीं बदल सकते। जैसे क्लास है पूरी भरी हुई, टीचर पढ़ाते पढ़ाते पीछे चला गया, क्लास के एकदम पीछे चला गया, बोलते बोलते कई बार से टीचर टहलते रहते पीछे चले गए। अब जो स्टूडेंट आगे बैठा है वो खड़ा हो जाएगा कि अब आज से इस क्लास का टीचर मैं हूं, नहीं, वो पोडियम पे फ्रंट पे खड़ा होकर पढ़ा रहा है, या क्लास के बैक चला गया, पीछे जाके चला गया, क्लास को तो वही पढ़ा होगा, क्लास किसी और को हैंडओवर तो नहीं की जा सकती है, ठीक है ना। आपका सब्जेक्ट चाहे पहले लिखा हो चाहे बाई के साथ बाद में लिखा हो, एक्शन वही करेगा, एक्शन करने का काम उससे हम नहीं छीन सकते। तो जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो एक्चुअली आप पोजीशन बदलते हैं, सब्जेक्ट की पोजीशन पर ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर सब्जेक्ट चला जाता है, लेकिन कार्य नहीं बदलता है, काम अभी भी वही करता है, ठीक है ना। कौन? जो सब्जेक्ट था आपका। बस पैसिव का मतलब हो गया कि सब्जेक्ट के द्वारा यह काम हो रहा है, खाली आप इतना ही कहते हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ, चलिए ठीक है। नगमा जी, कब, कहाँ, क्या, किससे, कैसे बोलना है, ये पूरा जीवन लग जाता है। आप जिस जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका अपना एक कैरेक्टर है, फिलहाल तो आपके अंदर वो नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। ये जो प्यून लाइक हरकतें आपकी हैं, इसको थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मजाक तक तो सीमित हो जाती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मजाक में भी सेट नहीं हो पाती, फिट ही नहीं हो पाती। कोशिश करिए कि क्लास का माहौल लाइट रहे, ठीक है ना। क्लास का माहौल लाइट रखिए। आपके सामने जो टीचर खड़ा है उसको हल्का मत समझिए, ना उसको हल्का करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। एक शिक्षक का अच्छा गुण होता है कि वह विद्यार्थी के स्तर पर उतरकर उसको पढ़ाने की कोशिश करता है, वह विद्यार्थी के स्तर पर आता है उतरकर कि वो उंगली पकड़ के उसको अपने स्तर तक ले जाए, ठीक है ना। हाँ, तो अगर मैं नीचे आता हूँ तो सिर्फ इसलिए आता हूँ कि आपके स्तर को ऊपर उठा सकूँ। आप ये भूलने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा कि मैं उसी सरफेस लेवल का आदमी हूँ, ये कोशिश भी मत करिएगा, ये सपने में मत सोचिए, ठीक है ना। हाँ, दोबारा सोचिएगा नहीं इस बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आप समझ जाएंगे। क्या क्या बता रहा था? एक्टिव और पैसिव, ठीक है ना। चलिए ठीक हो गया ना। ठीक, मैंने क्या बताया, आप एक्टिव बनाए पैसिव बनाए, जो शब्द जिस कार्य के लिए आया है उसी कार्य को करेगा, वो कार्य उसका नहीं बदलेगा, ठीक है ना। अब हम जरा स्ट्रक्चर समझ लें इसका। तो स्ट्रक्चर समझे, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। तो एक्टिव वॉइस में जनरली क्या होता है, जैसे हमने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आ गई तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये एक सामान्य स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, अलग अलग सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर कुछ चेंज भी होगा, ठीक है ना। हाँ, अब अगर इसको पैसिव लिख दें हम, इसी स्ट्रक्चर को अगर हम पैसिव वॉइस में कर दें, पैसिव वॉइस में कर दें, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ लिखा है ये यहाँ चला आएगा शुरुआत में, ठीक। हेल्पिंग वर्ब हम चेंज करके लिखेंगे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब किसमें चेंज होगी अभी आगे हम चर्चा करेंगे, चार्ट बनाएंगे उसमें समझेंगे। पैसिव वॉइस आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, सामान्यतः हम बाई लगाते हैं और बाई के बाद सब्जेक्ट लिख देते हैं। अब इसमें समझने वाली चीज क्या है, समझने वाली चीज ये है कि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चला आएगा, सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चला जाएगा, स्थान बदल गया। अब स्थान बदल गया तो स्थान के हिसाब से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होनी चाहिए, क्वालिटी भी होनी चाहिए। यानी अगर ऑब्जेक्ट को हम इधर लेके आएंगे किस पोजीशन पर, सब्जेक्ट की पोजीशन पर, तो वो काम सब्जेक्ट का नहीं करेगा लेकिन केस सब्जेक्ट का लेगा। यानी जब ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, काम नहीं करेगा सब्जेक्ट का, ठीक है, काम नहीं करेगा सब्जेक्ट का, वो क्या करेगा, सब्जेक्ट जैसा लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के जैसा लिख दिया जाएगा। जब सब्जेक्ट इधर चला जाएगा बाई के बाद तो ये पोजीशन किसकी है, ऑब्जेक्ट की, लेकिन ये ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट का खाली अवतार ले लेगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट का अवतार ले लेगा। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस मैंने कहा, ही कॉल्स हर, मान लीजिए एक सेंटेंस बहुत सिंपल सेंटेंस लिखा, ही कॉल्स हर, ठीक है ना। इसका पैसिव वॉइस अगर मुझे बनाना है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, तीन तीन सब मेरे पास है। ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट की पोजीशन पर आएगा, हर आपका ऑब्जेक्टिव केस है, किसका, सी का, इसका सब्जेक्ट कौन है, सी है, तो हर की जगह यहाँ क्या कर देंगे, सी कर देंगे, लेकिन काम अभी भी ये नहीं करेगा। सी इज कॉल्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, सी इज कॉल्ड, अब ये इधर चला गया बाई हिम। हमने किया क्या एक्चुअली, हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर, ही को बाई हिम कर दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की पोजीशन पर, हर को सी कर दिया। जब हमने पोजीशन बदला तो केस भी बदल दिया, लेकिन काम नहीं बदला है। यहाँ भी इस सेंटेंस में भी यह बुलाता है और इस सेंटेंस में भी यही बुला रहा है, ये नहीं बुलाएगा। ही कॉल्स हर, वह उसको बुलाता है, सी इज कॉल्ड बाई हिम, वह उसके द्वारा बुलाई जाती है, किसके द्वारा, इसके द्वारा, अभी भी यही बुला रहा है, काम नहीं बदलेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्थान बदलेगा, केस बदल जाएगा, क्योंकि हम जिस स्थान पर रखेंगे उसके उसका जो सुटेबल केस होगा वो ले लेंगे। लेकिन आप कहीं भी आप एक्शन बदलता हुआ नहीं, जो कार्य कर रहा है, जो जिस कार्य के लिए आया था वही कार्य करेगा, उसके अतिरिक्त कोई भी कार्य वह नहीं करेगा, ठीक है ना। जैसे अब आप क्या क्या इसमें बदलेंगे जब आप एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं, तो पॉइंट नंबर 1 लिखिए, टेंस, लिखते चलिए सब लोग, हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा है, टेंस, मीनिंग, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, टेंस मीनिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कैन नॉट बी चेंज्ड,
कैन नॉट बी चेंज्ड। तीन चीजें एक्टिव से पैसिव में नहीं बदलती। क्या नहीं बदलता? टेंस, मीनिंग और स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस नहीं बदलता है, ठीक है ना। टेंस, मीनिंग और स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस नहीं बदलता है जब आप एक्टिव से पैसिव, यानी अगर आपने एक्टिव का स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख रखा है तो पैसिव भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा, ठीक है ना। अगर आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिखा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही पैसिव बनेगा। टेंस आपका चेंज होता है नरेशन में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, एक्टिव पैसिव में नहीं चेंज होता है, ठीक। मीनिंग नहीं बदलेगी। अब जब आप टेंस नहीं बदल रहे हैं तो ऑब्वियस अर्थ नहीं बदलेगा। जैसे यहाँ देखिए क्या अर्थ बदला, वह उसे बुलाता है, वह उसके द्वारा बुलाई जाती है, अर्थ नहीं बदला। जो काम हो रहा था वही तो हमने बताया, प्रेजेंट में ही है, यहाँ भी बुलाता है, यहाँ भी बुलाई जाती है का काम यहाँ भी, है का काम यहाँ भी, हमने मीनिंग नहीं बदला। टेंस नहीं बदलेगा, मीनिंग नहीं बदलेगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, क्योंकि नरेशन में ये भी बदल जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस भी बदल जाता है, एक्टिव पैसिव में नहीं बदलता है। अगर आपका स्ट्रक्चर एक्टिव वाइज का इंट्रोगेटिव है तो पैसिव वाइज भी इंट्रोगेटिव बनेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा, ठीक है ना। जैसा स्ट्रक्चर एक्टिव वाइज का है वैसा स्ट्रक्चर पैसिव वाइज का होगा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा। 5 प्रकार के सेंटेंस पढ़ाया हूं, वैसा ही स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। जो जिस स्ट्रक्चर में आएगा वैसा रहेगा। पहली शर्त हो गई, टेंस, मीनिंग और स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस नहीं बदलेगा, ठीक। नहीं आमोद जी बिल्कुल नहीं, कुछ वर्ब आएंगे जहां बाई के अलावा कुछ और प्रीपोजिशन आएंगे, वो लास्ट में आएंगे, अभी इस पर चर्चा नहीं करेंगे, वो लास्ट में चर्चा करेंगे जब रूल्स पे आएंगे तब। आइए, टेंस, मीनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस नहीं बदलता, पहली चीज। दूसरा क्या कह रहा है, जब भी आप पैसिव वाइज बनाएंगे, पैसिव वाइज कम्स विद V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव वाइज में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, पैसिव वाइज में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है ना। पैसिव वाइज में कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव, परिवर्तित नहीं होती है, परिवर्तित नहीं होती है, ठीक है ना, परिवर्तित नहीं होती है। आप सॉल्व करते तो आपको ये क्लैरिटी रहती है कि ये गलती कहां से, किस चैप्टर से है, किस रूल से, बट आपको पेज पलट के रूल याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, कॉन्टिन्यूअस, ठीक। तो 4 into 3 कितनी कंडीशन हमारे पास थी? 12, 12 कंडीशन थी। उन 12 में से द फॉलोइंग 4 कैन नॉट बी चेंज्ड कॉन्टिन्यूअस। दूसरा है पास्ट, तीसरा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को आप पैसिव वाइज में चेंज नहीं करते, ठीक है ना। ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, ना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, और ना ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, तीनों को आप चेंज नहीं करेंगे। चौथा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को भी चेंज आप नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है बात यहां तक? हो गए फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है ना। पास्ट में भी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, और फ्यूचर में 2 हो गए, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है ना। इनको आप पैसिव वाइज में चेंज कर सकते हैं। तो इनकी हेल्पिंग वर्ब समझिए। स्ट्रक्चर तो मैंने आपको यहां समझा दिया, स्ट्रक्चर यहां समझा दिया, स्ट्रक्चर यही चलेगा जो चल रहा है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पोजीशन, हेल्पिंग वर्ब हमको समझना है क्या चेंज होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, ये फिक्स हो गया है, ठीक है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले निकालते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वाइज की अगर बात करें हम एक्टिव वाइज की बात करें हम, तो एक्टिव वाइज में क्या करते थे, या तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, या फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते थे अगर सिंपल सेंटेंस था। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस था तो हम डू या डज लगाते थे, ठीक, यही इतना काम कर रहे थे एक्टिव वाइज में। लेकिन पैसिव वाइज का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका, यानी अगर हमको कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वाइज में मिला और उसका पैसिव बनाना होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, एम, आर। इंडेफिनिट में ध्यान रखिए, इज, एम, आर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। पैसिव वाइज का स्ट्रक्चर ये बनेगा, ठीक। एक्टिव वाइज का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं टेंस के साथ, पैसिव वाइज का स्ट्रक्चर इसके साथ बनेगा, ठीक है ना। अब इज, एम, आर का यूज आप पढ़ चुके हैं, इज, एम, आर का यूज आप पढ़ चुके हैं। इज आपका सिंगुलर के साथ, एम आपका आई के साथ, आर आपका प्लूरल के साथ आएगा, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, वही रूल है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अब जैसे मान लीजिए आपने एक सेंटेंस बनाया, ही रीड्स अ नॉवेल, ठीक है ना। ही रीड्स अ नॉवेल, बहुत लोग हैं जो नॉवेल पढ़ते हैं, जैसे धीरज भी पूछ रहे हैं। अब नॉवेल आपका इंटरेस्ट होता है, आपको किस प्रकार के नॉवेल पसंद आते हैं ना, नॉवेल में भी अलग अलग कैटेगरी होती है। अब जिस कैटेगरी के नॉवेल आपको पसंद आते हैं उस कैटेगरी के नॉवेल आप सर्च करिए, इस कैटेगरी में बेस्ट नॉवेल कौन सी है, आपको गूगल सजेस्ट कर देगा अपनी कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है ना, जो आपको पढ़ने में, जिस तरह की स्टोरी आपको पढ़ने में अच्छा लगता है। आपने लिखा ही रीड्स अ नॉवेल, ये कैसा स्ट्रक्चर है, ए मतलब एक्टिव, पी मतलब पैसिव, ठीक, जहां भी लिखूंगा समझते रहिए। ही रीड्स अ नॉवेल, अब यहाँ पे नॉवेल आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, नॉवेल ऑब्जेक्ट है, नॉवेल को इधर लेके आए, सॉरी ए लिखा है, ए नॉवेल, कौन सा टेंस है, रीड्स लिखा है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नॉवेल सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर है तो इसके साथ लिखेंगे अ नॉवेल इज, रीड की तीनों फॉर्म में स्पेलिंग सेम होती है, रीड, रेड, रेड। अ नॉवेल इज रेड किसके द्वारा, बाई, ही का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, हिम हो जाएगा। अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट केस चेंज करते समय दिक्कत आएगी
तो ये सारी चीजें आपको बता चुका हूं कहाँ, जब आप प्रोनाउन पढ़ रहे थे तो प्रोनाउन में एक चार्ट हमने पढ़ा था, वहां पे हमने सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों पढ़ा था ना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों केस। नॉट हेल्पिंग वर्ब चाहिए, डू आया मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, इज आई एम आर पैसिव वॉइस में। मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है मेरा दिस गेम, ये ऑब्जेक्ट है। दिस गेम के साथ क्या आएगा, इज आएगा, आई एम आएगा, आर आएगा, वाई यानी इंट्रोगेटिव है, तो मुझे सेम स्ट्रक्चर उतारना पड़ेगा। पैसिव का स्ट्रक्चर मैं बनाऊं तो वाई को पहले मैं लिख लूंगा। अब मुझे वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, डू आया मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, इज आई एम आर पैसिव वॉइस में। मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है मेरा दिस गेम, ये ऑब्जेक्ट है। दिस गेम के साथ क्या आएगा, इज आएगा, आई एम आएगा, आर आएगा। दिस लिखा हुआ है तो सिंगुलर एडजेक्टिव के साथ बताया था, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव सिंगुलर नाउन को इशारा करता है। दिस गेम सिंगुलर हो गया तो यहाँ आ जाएगा इज, वाई इज दिस गेम, वाई इज दिस गेम। अब नॉट अपनी जगह रहेगा, वाई इज दिस गेम नॉट। प्ले की थर्ड फॉर्म लिख लेंगे, प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड। वाई इज दिस गेम नॉट प्लेड, किसके द्वारा, बाई। अब यहाँ यू का तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है, यू सब्जेक्ट का भी काम करता है, ऑब्जेक्ट का भी काम करता है। सेंटेंस क्या बन गया, वाई इज दिस गेम नॉट प्लेड बाई यू, यही बनाएंगे ना। बहुत बढ़िया, आप भी यही आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर रखेंगे क्योंकि हम स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते। तो पढ़ाता हुआ मिल जाऊंगा तो आपके हाथ में, कोई दिक्कत नहीं। टिक करिए, देखिए मैं सबसे स्लो पढ़ाता हूँ, पढ़ाना तेज और फास्ट, तेज और स्लो मिलूंगा, आराम से सुनिए, कोई दिक्कत। इन्होंने कहा था स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा, मीनिंग नहीं बदलेगी। एक्टिव वाइज में ये हेल्पिंग वर्ब है, पैसिव वाइज में यहाँ लिखी हुई। वर्ब की थर्ड फॉर्म चूंकि रीड की तीनों, वर्ब की थर्ड फॉर्म चूंकि रीड की तीनों फॉर्म में स्पेलिंग सेम होती है, थर्ड फॉर्म लिख दिया। सेम काम यहाँ हमने इंट्रोगेटिव रखा तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर सेम रहेगा, जो शब्द इंट्रोगेटिव का आया वो पहले लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगी, ऑब्जेक्ट चूंकि था दिस गेम सिंगुलर था तो इस लगा दिया। नॉट अपनी जगह पे है, प्ले अपनी जगह पे है, बस थर्ड फॉर्म में आ गया। ये जो यू था यहाँ सब्जेक्ट हमारा, यही सब्जेक्ट था ना, ये इधर चला गया बाई के साथ। अब चूंकि यू मैंने पढ़ाया था सब्जेक्ट में भी यू होता है, ऑब्जेक्ट में भी यू होता है, ठीक, बहुत मन से पढ़ के उसको रिवाइज कर डाला पूरा, ठीक। ये स्ट्रक्चर एम आर और इज एम आर में हमने वर्ब को किस तरीके से लिखा था, आईएनजी फॉर्म में लिखा था। लेकिन अब जब इसको हम पैसिव वाइज में लिख रहे हैं तो पैसिव वाइज में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज, पैसिव वाइज में हेल्पिंग वर्ब बदली नहीं बदली, इज एम आर वही था, बस आपको एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब देना पड़ा, बीइंग। बीइंग के बाद आपने क्या लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिया। बाकी सारी प्रक्रिया सेम है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की पोजीशन पर जाएगा, स्ट्रक्चर नहीं बदला जाएगा, ठीक है ना। ठीक, अब देखिए जैसे हर्षवर्धन ने एक क्वेश्चन पूछा है, पहले तो आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर गलत है, हैज बीन इंक्रीज्ड बाय, को जरा चेंज करिए, तो चेंज करिए इसको। दूसरा हमने लिखा why are we not conducting this session, दूसरा वाला भी चेंज करिए। अब आपको जानकारी हो गई तो अब आप मेरे साथ साथ चेंज करिए, खुद करिए तो खुद सीखेंगे। चेंज करिए फटाक से, दोनों को चेंज करिए। पहले वाले को क्या बनाया आपने, बिल्कुल क्या बन गया, ए फिल्म आपका आ गया, ऑब्जेक्ट हुआ, इधर आ गया ए फिल्म। अब आप लिख सकते हैं अ फिल्म ऑन टेलीविजन, या फिर ऑन टेलीविजन आप वॉच के बाद भी लगा सकते हैं, दोनों जगह काम करेगा। अब फिल्म के बाद आर लिखा है लेकिन होगा क्या, इज, क्योंकि अब फिल्म सिंगुलर हो गई। अ फिल्म इज बीइंग, अ फिल्म इज बीइंग वॉच्ड, देखी गई, कहां, ऑन टेलीविजन, ऑन टेलीविजन किसके द्वारा, बाई। दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, दिम, बाई दिम, चेंज हो गया, यही आपने भी बनाया। अ फिल्म इज बीइंग वॉच्ड ऑन टेलीविजन बाई दिम, बहुत बढ़िया। दूसरे वाले का क्या बनाया, अब चूंकि इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है तो वाई को तो हटा नहीं सकते, वाई को लिखेंगे ही। आर यहाँ लिखा है लेकिन अब हम जिसको ले जा रहे हैं वहां सब्जेक्ट की पोजीशन पर वो है दिस सेशन, ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वाई इज, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, वाई इज दिस सेशन। अब आपका बीइंग आ गया तो बीइंग यहाँ चला आएगा, अच्छा नॉट भी है, नॉट बीइंग, नॉट बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म कंडक्ट का क्या हो जाएगा, कंडक्टेड, कंडक्टेड किसके द्वारा, बाई। वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वो नहीं हटने वाला क्योंकि स्ट्रक्चर हम बदल ही नहीं रहे, ठीक है ना। वाई इज दिस, वाइस पढ़ाऊंगा, नरेशन पढ़ाऊंगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कान में जो है ना वो जगह खाली नहीं है, कहना है कि मैं पैसे पूछ कहाँ रहा हूँ, मैं तो पैराग्राफ पूछ रहा हूँ, और ये सुनते भी नहीं, ठीक है ना, ये सुनते भी, इन्होंने इतने आंदोलन कर लिया, इतना शोर सुन लिया कि इनका कान भी अब एकदम बैठ गया। अगर इनको कुछ समझाइए तो जानते क्या करते हैं, ये ऐसे कान बंद किए, जैसे कोई बच्चे छोटे छोटे होते हैं उनको डांटते रहिए, वो ऐसे देखेगा, आपको लगेगा वो सुन रहा है, फिर वही काम करने लगेगा, वही वाला हाल इनका है। आई एम राइटिंग, आपके पास ऑब्जेक्ट है नहीं विवेक, लेकिन जब पैसिव वाइज में आ जाएंगे, इसका जब पैसिव बनाएंगे, मैं दोनों पहचान साथ साथ बताते चल रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जब पैसिव वाइज में आप आएंगे तो हैज हैव तो लगेगा ही, लेकिन हैज हैव के साथ लग जाएगा बीन, और बीन के बाद लग जाएगा वर्ब की थर्ड, ठीक। ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वाइज है, ठीक है ना। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक।
स्ट्रक्चर है माई फ्रेंड्स हैव एम आर, इंडेफिनिट में ध्यान रखिए इज एम आर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये बनेगा, ठीक। एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। व्हाई इज दिस सेशन नॉट बीइंग कंडक्टेड बाय अस, व्हाई इज, हाँ पैसेज एग्जाम में आता प्रेजेंट परफेक्ट, कहां पर, एक्टिव जो हमने टेंस वाले सेक्शन, देयर हैव, दोनों का पैसिव चेंज करिए, क्या बनाया पहले वाले, बस अब इसके साथ लग जाएगा बीन, हैज बीन फिनिश्ड, किसके द्वारा, हैज बीन फिनिश्ड किसके द्वारा, बाई द टीम, क्योंकि नाउन का तो कुछ चेंज होना नहीं, नाउन तो जैसा लिखा वैसे उतार दीजिए, बाई द टीम चेंज हो गया। दूसरे वाले में क्या चेंज होना है, यहाँ क्या लिखा है, द डिसीजन, ऑब्जेक्ट आपका क्या, मेड क्या है, वर्ब है, क्या नहीं किया अभी, डिसीजन नहीं लिया है, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको इधर लेके आइए, क्या लिखेंगे, द डिसीजन, डिसीजन हैज नॉट बीन, अब ये हो जाएगा पैसिव में, हैज नॉट बीन मेड एट, अब तक नहीं लिया गया, किसके द्वारा, बाई माई फ्रेंड्स, बाई माई फ्रेंड्स, एट कहां से आया है, अच्छा अब ये तो पूछना पड़ेगा, इसका टिकट वगैरह चेक करना पड़ेगा, फिलहाल इस सेंटेंस में तो एट यहीं से आया है, ये लिखा हुआ है वही यहाँ चला आया, ठीक है ना, बाकी इसकी नेशनैलिटी चेक करनी पड़ेगी। अब आइए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का तो हम बनाएंगे नहीं, यही कर रहे थे हम। एक्टिव वॉइस में एक्चुअली हम क्या कर रहे थे, चलिए जी बहुत बढ़िया। अब आइए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का तो हम बनाएंगे नहीं, तो हम किसके पास चले गए, पास्ट इंडेफिनिट के पास। एक्टिव वॉइस में एक्चुअली हम क्या कर रहे थे, यही कर रहे थे हम, लेकिन जब इसको हम पैसिव बनाने आए तो हमने क्या कर दिया, वॉज और वर ले लिया हेल्पिंग वर्ब, और वॉज वर्ब के साथ वर्ब की चेंज करिए। दूसरा हमने लिखा they did not get this book in the market, चलिए चेंज करिए फटाफट, चेंज करिए, क्या होगा, पहले वाले का क्या चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट लिखा बुक, was not get got हो जाएगा ना, this book was not got किसके द्वारा, सॉरी कहां नहीं मिला, इन द मार्केट, मार्केट में नहीं मिला, किसको नहीं मिला भाई, कौन नहीं खोज पाया, बाई देम, सेंटेंस चेंज हो गया, चेंज हो गया ना, गेट गॉट गॉट, बन गया, ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। अब आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और फिर पास्ट इंडेफिनिट, ये चार ठीक है। तो पैसिव के स्ट्रक्चर में आप वॉज और वर तो लिखते ही हैं, वॉज वर्ब के साथ आप बीइंग लिखते हैं, और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, ठीक है, वॉज वर्ब, और आपका जो सेंटेंस है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई सेंटेंस है, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन ही लेकर चेंज करना चाहिए, मतलब वो सुटेबल आंसर होगा उस परिस्थिति में, राइट आंसर नहीं होगा, सुटेबल आंसर होगा, राइट आंसर उसका नहीं बन सकता है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे आपने पास्ट कंटिन्यूअस में क्या बनाया, एक्टिव वॉइस में वॉज वर्ब के साथ वर्ब आईएनजी फॉर्म में, और पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब के साथ बीइंग, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। बीइंग क्यों लगाते हैं, क्योंकि वॉज वर्ब के साथ आईएनजी भी आ जाएगा और हमको थर्ड फॉर्म भी तो चाहिए होगी, थर्ड फॉर्म को सेट करने के लिए हमको बीइंग एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए सेंटेंस बनाया, स्टूडेंट्स वर टेकिंग देयर एग्जामिनेशन, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है, इसका पैसिव का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। एक और सेंटेंस ले लीजिए एक्टिव में, जैसे मान लीजिए कहा, व्हाई वर यू नॉट ओपनिंग द सीक्रेट, ये दोनों चेंज करिए, तो दोनों को चेंज करिए फटाफट, दोनों को चेंज करिए, पहले वाले में क्या होगा,
अच्छा गरिमा जी, बिल्कुल उसको देख लूंगा एक बार। क्या बना दिया पहले वाले में? एक सेकंड, यहाँ पहले तो देयर की स्पेलिंग सही कर लीजिए ना। हाँ, यहाँ क्या हो जाएगा? देयर एग्जामिनेशन। अब यहाँ वॉज हो जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, और वॉज के बाद क्या लगा देंगे? बीइंग। देयर एग्जामिनेशन वॉज बीइंग। टेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टेकन। किसके द्वारा? बाई स्टूडेंट्स। बाई स्टूडेंट्स। दूसरे वाले में क्या होगा? इंट्रोगेटिव है तो स्ट्रक्चर चेंज होने से रहा, वाई का वाई लिखेंगे। सीक्रेट है तो वॉज आ जाएगा, वाई वॉज द सीक्रेट। नॉट बीच में लिखा है तो इधर आ गया नॉट, फिर आएगा बीइंग। ओपन का क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा किसके द्वारा? बाई यू का यू रहेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में भी सेम रहता है। ये बन जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट आइए, ठीक है ना। चलिए, टास्क, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए आगे आ गया फिनिश्ड। देयर टास्क हैड नॉट बीन फिनिश्ड, किसके द्वारा? बाई देम। बाई देम। दूसरे वाले को चेंज करें। अब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ड्रिल्स, देयर ड्रिल्स। यहाँ हो जाएगा देयर ड्रिल्स हैड बीन, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी मेंशन ही है, बस उसी को उतार लीजिए। कंप्लीटेड, कब कंप्लीट हुआ? ऑन टाइम। किसके द्वारा? बाई सोल्जर्स। बाई सोल्जर्स, यही चेंज होगा, फॉर्म हो जाती। लेकिन यही अगर पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा तो आप हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे शैल विल, ये तो कॉमन ही है, रहेगा ही। लेकिन शैल विल के साथ आप किसको लगा देंगे? बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना। फ्यूचर परफेक्ट में शैल बी विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑन टाइम कॉम्प्लीमेंट को लास्ट में नहीं, वो एक्शन को डिफाइन कर रहा है ना, तो एक्शन के साथ लिखा जाएगा। कल भी ये सिचुएशन हम लोगों के सामने आई थी तो बताया था, वो जिस चीज़ पर फोकस कर रहा है उसके साथ लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। अब जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा, एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस हमने बनाया, वी शैल प्रोवाइड यू द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चेंज करिए पैसिव में। एक और एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, दे विल फॉरगेट द इंसिडेंट। इसका पैसिव वॉइस बनाइए, दोनों का पैसिव वॉइस चेंज करिए फटाफट। पहले वाले का क्या होगा? पहले वाले का क्या हो जाएगा? यहाँ क्या आया? ऑब्जेक्ट आपका क्या है? दो है, एक यू है, एक द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। ध्यान रखिए दो ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट आपके पास दो है तो आप पैसिव वॉइस दोनों से बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर आप पहले वाले से बनाए, पहले वाले से बनाए यू से मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा? यू। हाँ, बस ध्यान क्या रखना है, जैसे यहाँ वी लिखा है तो हेल्पिंग वर्ब शैल है, लेकिन अगर आई और वी के अलावा कुछ आ गया तो शैल को विल में कन्वर्ट कर देंगे। वो टेंस बदलना नहीं है, वो खाली हेल्पिंग वर्ब को एडजस्ट करना है, ठीक है ना। टेंस नहीं बदलाएगा। अब यहाँ यू के साथ विल आ जाएगा तो आप लिखेंगे यू विल बी प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड क्या? यू विल बी प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइड होगा? द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन किसके द्वारा? बाई अस। ये पहला चेंज है। इसी का दूसरा चेंज भी आप कर सकते हैं, कैसे? द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से। द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, बाकी सारी चीजें सेम है, विल बी प्रोवाइडेड। अब यहां आपको लिखना पड़ेगा टू यू, किसके द्वारा? बाई अस। दोनों से चेंज हो सकता है, ठीक है ना, दोनों से चेंज हो जाएगा। आपने एक अंतर देखा होगा, यहाँ पे कहीं भी यू के साथ टू नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है। अब याद करिए पहली दूसरी क्लास में जब मैं आपको पढ़ा रहा था ऑब्जेक्ट के बारे में, तो वहां मैंने बताया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एक रूल हमने डिस्कस किया था कि सामान्यतः इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में पहले आता है, ठीक, यू पहले आया। लेकिन अगर ऐसा कभी हुआ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, तो उसके सामने प्रेपोजिशन जरूर आएगा। अब आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले आ गई, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये पहले लिख दिया गया सेंटेंस में, और यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है बाद में लिखा गया, तो ऑब्वियस है इसके पहले क्या आना चाहिए? प्रेपोजिशन आना चाहिए। उसी रूल से यहाँ आपने प्रेपोजिशन लिया है, ठीक है ना। चलिए, नहीं भाई, अस के बाद टू यू नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है ना, वर्ब के साथ कनेक्ट रहेगा, ठीक। दोनों दोनों पैसिव बन गए, अब इसका पैसिव बनाएंगे। अब यहाँ चूंकि एक ही ऑब्जेक्ट है तो वही ले लीजिए, द इंसिडेंट
विल का हो जाएगा विल बी फॉरगॉटन, द इंसिडेंट विल बी फॉरगॉटन किसके द्वारा, बाई दे का हो जाएगा देम, द इंसिडेंट विल बी फॉरगॉटन बाई देम। चेंज हो गया, ठीक है ना। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव वाइज आप नहीं बनाएंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी पैसिव वाइज नहीं बनाएंगे। हाँ, चूंकि दोनों देगा तो दो आंसर सही थी। विल, शैल विल के मेड दिस हाउस, इसको इधर लेके आए, दिस हाउस विल हैव का विल हैव बीन हो जाएगा, दिस हाउस विल हैव बीन, मेड का थर्ड फॉर्म मेड लिखा ही है, थर्ड फॉर्म मेड, कब तक, टिल नेक्स्ट मंथ, टिल नेक्स्ट मंथ किसके द्वारा, जो लोग बना रहे थे, बाई देम, बाई देम। पहला वाला बन गया। दूसरा वाला क्या बनाया आपने, ये ऑब्जेक्ट आपका क्या है, यू, यू को इधर लेके आए, यू अब शैल की जगह विल हो जाए क्योंकि यू के साथ तो विल आएगा, यू विल नॉट हैव बीन, यू विल नॉट हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी ही है, चेंज नहीं करेंगे, अलाउड क्या, टू डू सो किसके द्वारा, बाई अस, यू विल नॉट बी अलाउड टू डू सो बाई अस। फ्यूचर परफेक्ट को चेंज ऑफ, मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब इसका जब पैसिव बनाएंगे तो चेंज हमको क्या क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट इधर चलाया, जो रूल पहले से चल रहा है उसमें कोई चेंज नहीं, ऑब्जेक्ट इधर चलाया, मॉडल्स के बदले मॉडल्स ही लिखा जाएगा और कुछ आप नहीं लिखेंगे, लेकिन यहां पर एक चीज का ध्यान रखेंगे, यहां लिख दीजिए नो चेंज। नो चेंज का मतलब हुआ यहां पर जो मॉडल ऑक्सिलरी लिखी होगी वही डिट्टो आप उतार देंगे, ठीक है ना। क्या हमने नया किया इसमें, हमने मॉडल ऑक्सिलरी चेंज नहीं किया, बस उसके साथ क्या लगा दिया, बी, और बी लगाते ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने के लिए ऑथराइज्ड हो गए, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। हाँ डिट्टो चेंज नहीं होगा, कैन का कैन, कुड का कुड, मे का मे, माइट का माइट, जो लिखा रहेगा वही आपको उतार देना है, ठीक है ना, वही आप उतार देंगे। अब जैसे आपने लिखा, मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा, यू कैन टीच दिस सब्जेक्ट, ठीक, आपने एक सेंटेंस लिख दिया, यू कैन टीच दिस सब्जेक्ट, एक्टिव है, इसका पैसिव बनाना हो तो क्या करेंगे आप, दिस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है इधर चला आया, दिस सब्जेक्ट, कैन का क्या करेंगे, कैन बी करेंगे, कैन का कुड नहीं करेंगे क्योंकि कैन का कुड, मे का माइट ये नरेशन में होता है, ठीक है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में होता है, ठीक है ना। दिस सब्जेक्ट कैन बी, टीच का क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा, दिस सब्जेक्ट कैन बी टॉट किसके द्वारा, बाई यू, सेंटेंस चेंज हो गया, दिस सब्जेक्ट कैन बी टॉट बाई यू, बन गया ना, बहुत बढ़िया। हो तो मैं कैसे चेंज करूंगा पैसिव में, बताइए, यू मे नॉट गेट दिस अपॉर्चुनिटी, बाई यू लिखा है ना तो यू का यू रह जाएगा, चेंज हो गया, मे नॉट बी गॉट बाई यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हु और व्हाट एज अ सब्जेक्ट अगर आए तो चेंज कैसे करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में तो उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते, ठीक है ना, उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते। चलिए, एग्जाम में कैसे पहचानेंगे, आधार कार्ड देख लीजिए, एग्जाम में तो आधार कार्ड लेके आएंगे ना सब, तो चूंकि आपका प्रश्न भी एग्जाम में आया होगा तो इसकी संभावना पूरी है कि उसके पास आधार कार्ड होगा, चेक कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। कल से गला फाड़ फाड़ के यही पढ़ा रहा हूँ, आप सेंटेंस कैसे पहचानेंगे कि पैसिव है, कैसे पहचानेंगे एक्टिव है, ठीक, यही पढ़ा रहा हूँ। ये दिया है पैसिव चेंज करवा रहा है तो आप इससे पहचानेंगे कौन सा टेंस है, बाकी टेंस भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना, हाँ सब पढ़ा चुका हूँ, फिर इसका मतलब है रिवीजन नहीं कर रहे, अब रिवीजन नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो फिर चीज़ें भूल जाएंगे, ठीक है ना, फिर आप कितना भी कहेंगे, कितना भी आप परेशान हो जाएंगे, वो चीज़ भी कहेंगे, कितना भी आप समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, बहुत कठिन पढ़ा रहा है, तो फिर पता लगाना पड़ेगा, वास्को हॉकिंस के उस जहाज से पूछना पड़ेगा कि तुम्हारा फ्यूल क्यों नहीं समाप्त, व्हाट वाला, कि हु और व्हाट एज अ सब्जेक्ट रहेगा तो इसको चेंज कैसे करेंगे। चलिए ठीक, ना ही मैंने अपनी अंग्रेजी कोई बनाई है ना, आप बाई होम लिख दें या बाई व्हाट लिख दीजिए, जो भी आया होगा आपके होम या व्हाट में से जो आया होगा वही लिख देंगे, ठीक, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट आप लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद अगर कुछ आया होगा तो वो भी आप लिखेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये डॉट 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 का मतलब अब इसके अलावा एडिशनली जो कुछ भी आया होगा वो वहाँ लिख दिया जाएगा, ठीक है ना, हाँ ठीक।
दूसरा तरीका क्या है, आप हु और व्हाट को एज इट इज उतार लीजिए, हु और व्हाट को एज इट इज उतार लीजिए, हेल्पिंग वर्ब लिखिए, ऑब्जेक्ट लिखिए जो आपके सेंटेंस में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए, फिर आपके पास जो अदर जो कुछ भी है, अदर्स यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो कुछ भी है फिर वो लिखिए, फिर लास्ट में बाई लगाइए और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब यहाँ ये मत पूछना कि सर अदर्स हर बार लिखना जरूरी है क्या, अदर्स कोई शब्द नहीं, अदर्स का मतलब कि इनके अलावा और जो कुछ भी वाक्य में आया होगा वो यहाँ लिखा जाएगा, अदर्स का मतलब ये, ठीक है ना। हाँ चलिए, थर्ड फॉर्म गॉट ही हो जाएगा पूजा। ठीक ठीक, बाद आ जाएगा आर क्योंकि पैसिवाइज का स्ट्रक्चर है, और फिर यहाँ लिखेंगे यू, बाई होम आर यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, पहला तरीका। दूसरा तरीका, हु हेल्पिंग वर्ब आर, यू ऑब्जेक्ट, हु और यू वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, बाई लास्ट में लगा देंगे, हु आर यू कॉल्ड बाई, दो तरीके से चेंज हो गया, ठीक है ना। ठीक है ना पूजा जी, आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया, आप सुनी नहीं शायद, गॉट ही, बाई व्हाट आर यू मेड हैप्पी, दूसरा तरीका क्या हो गया, व्हाट आर यू मेड, व्हाट आर यू मेड हैप्पी बाई, दोनों तरीके से चेंज हो गया चेंज हो गया ना। हाँ, व्हाट आर यू मेड हैप्पी बाई, बहुत बढ़िया। ठीक, चुनना एक है, तो वो किसी भी तरीके से आंसर पूछ सकता है, इसलिए तीनों तरीके जानेंगे हम लोग। पहला तरीका, लेट से इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस आएगा तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे, तीन तरीका है चेंज करने का, क्योंकि आपको ऑप्शन मिलता है, आपको लिखना तो है नहीं चेंज करके, आपको ऑप्शन मिलेगा, चेंज होके चार ऑप्शन मिलेगा, उसमें से आपको चुनना एक है, तो वो किसी भी तरीके से आंसर पूछ सकता है, इसलिए तीनों तरीके जानेंगे हम लोग। पहला तरीका, लेट से, लेट फिर ऑब्जेक्ट फिर बी फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहला तरीका चेंज करने का। दूसरा तरीका चेंज करने का, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे शुड बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और तीसरा तरीका होता है सबसे सरल जो होता है, कि हम नरेशन स्टाइल में चेंज कर दें। अभी आपको डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं पढ़ा है, इसलिए ये सवाल बिल्कुल नहीं करेंगे सर नरेशन नहीं पढ़ा तो हम समझेंगे कैसे, मैं आपको खाली बता रहा हूँ ऐसे भी चेंज होता है। अगली क्लास नरेशन की ही है, जैसे ही नरेशन पढ़ाऊंगा तो आपका ये जो डाउट है जो आज आप पूछने वाले वो अपने आप दूर हो जाएगा, ठीक है ना। नरेशन स्टाइल में आपको सिर्फ क्या करना है, जैसा भाव आया रहेगा, जैसे मान लीजिए ऑर्डर का भाव है तो यू आर ऑर्डर्ड हो जाएगा, रिक्वेस्ट का भाव है तो यू आर रिक्वेस्टेड हो जाएगा, एडवाइस का भाव है तो यू आर एडवाइज्ड हो जाएगा, इसके बाद टू लिखेंगे, फिर टू के बाद जो आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है वो आप यहाँ पर उतार देंगे, ठीक है ना। इंपरेटिव सेंटेंस पूरा का पूरा आप उतार देंगे, चेंज करने की जरूरत नहीं, इंपरेटिव सेंटेंस पूरा का पूरा उतार देंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस ले लें एग्जांपल के तौर पे तो ज़्यादा बेहतर आप समझेंगे। एक सेंटेंस लिखा, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, अब इसको तीनों तरीके से चेंज करिए, चलिए फटाफट तीनों तरीके से चेंज करिए। पहला तरीका क्या पढ़ा था, लेट वाला पढ़ा था, ठीक है ना, पहला तरीका लेट वाला पढ़ा था, तो लेट से चेंज करेंगे तो क्या होगा, लेट से क्या होगा, लेट इधर चला आएगा, लेट, अब ऑब्जेक्ट क्या है, एक ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रॉट, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, पहला तरीका। दूसरा तरीका शुड वाला क्या हो जाएगा, एक ग्लास ऑफ वाटर शुड लगा देंगे, एक ग्लास ऑफ वाटर शुड बी ब्रॉट, दूसरा तरीका। दो तरीका हो गया, तीसरा मैंने कहा था इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपने लिखा, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू, अब सेंटेंस क्या है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, पूरा का पूरा वही उतार दीजिए, कुछ चेंज ही नहीं करना है, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, चेंज हो गया, चेंज हो गया ना, बहुत बढ़िया, ठीक। अब जो लिखा था वही हमने उतार दिया, इसका मतलब है कि जो तीसरा तरीका है, ये अगर इंट्रांजिटिव वर्ब भी आ गई इंपरेटिव सेंटेंस में तो उसको भी पैसिव वॉइस में चेंज कर सकता है, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा, एडवाइज्ड टू टर्न लेफ्ट, कहीं भी ऑब्जेक्ट चाहिए ही नहीं, ये जो तीसरा तरीका है ये इंट्रांजिटिव वर्ब को भी पैसिव वॉइस में चेंज कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और ये पैसिव में एकमात्र ऐसा रूल है जहां इंट्रांजिटिव वर्ब भी पैसिव वॉइस में बदल गई, क्योंकि आपने नरेशन स्टाइल अडॉप्ट कर लिया, ठीक है ना।
हाँ, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट था नहीं तब भी आपने चेंज किया, क्योंकि हमारा जो ये तरीका है ये ऑब्जेक्ट को फोकस ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। में लेट आ जाए तो चेंज ऑफ लेट, अगर लेट का सेंटेंस आ जाए तो क्या होगा। अब जरा इसका एक्टिव पैसिव समझिएगा। जैसे अगर लेट आपके एक्टिव वॉइस में आ रहा है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। एक्टिव वॉइस का लिख रहा हूँ, ठीक है ना। लेट ऑब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो अब हम इसको कैसे समझ सकते हैं। ऑब्जेक्ट इसको लिख लीजिए सेकंड, इसको लिख लीजिए ऑब्जेक्ट फर्स्ट। इस तरीके से लिखे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए ऑब्जेक्ट वन, इसको लिख लीजिए ऑब्जेक्ट सेकंड, क्योंकि हम इसकी पोजीशन बदलेंगे तो आपको पता रहे कौन सा किधर गया। ये जब लेट वाला सेंटेंस बनता है तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आता है आपके पास। इसको अगर पैसिव में हम चेंज करें, इसको अगर हम पैसिव में चेंज करें तो लेट को हम लेट की पोजीशन पर ही रहने देते हैं, लेट हटेगा नहीं। बस चेंज क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट आपका सेकंड था वो पहली जगह पे आ जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट सेकंड इधर चला आया, ठीक है ना। लेट ऑब्जेक्ट सेकंड आ गया, फिर आ गया बी, फिर आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपने बाई लिखा, और बाई के बाद जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट है वो चला जाएगा लास्ट में। खाली आपने इतना ही किया, आप ऑब्जेक्ट वन की जगह ऑब्जेक्ट टू कर दिया, ठीक है ना। हाँ चलिए, अब जैसे आपने लिखा लेटस प्ले ए मैच, लेटस प्ले अ मैच। अब अगर इसको चेंज करना हुआ तो लेट को पहले लेट लिख देंगे। अब देखिए अस पहला ऑब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, अ मैच दूसरा ऑब्जेक्ट है, यही है ना। अब हम दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, दूसरे ऑब्जेक्ट को पहले ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर लेके आएंगे। हम लिखेंगे लेट अ मैच, लेट अ मैच, फिर लगाएंगे बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड, किसके द्वारा, ऑब्जेक्ट सेकंड इधर चला आया, बाई अस। लेट अ मैच बी प्लेड बाई अस, ठीक है ना। लेट अ मैच बी प्लेड बाई अस, लेट अ मैच बी प्लेड बाई अस, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आप इसको बना ही रहे हैं तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ, इसको भी फटाक से चेंज करिए, तो लेट वाले पर ही। लेट अस फीड द पुअर, फीड द पुअर, गरीबों को भोजन कराना। इसको जरा चेंज करके बताइए, लेट अस फीड द पुअर। हाँ आयुषी, वहाँ पे रूल है अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो अनइम्पॉर्टेंट है, इररिलेवेंट है, तो उसको बाई के साथ लिखने की जरूरत नहीं होती। आप लिख दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि जैसे कई कई ऑप्शन आपको मिलेंगे एग्जाम में या अभी जो प्रैक्टिस करेंगे जहाँ बाई समवन चारों ऑप्शन में, तो क्या करेंगे अब आप उसको चेंज तो करेंगे नहीं, ठीक है ना। लेकिन लिखा नहीं जाता जनरली, ये रूल है। कुलदीप, पूरी रामायण खत्म, सीता किसका बाप, नहीं आपके क्वेश्चन का यही सार है। इतनी देर से हम लोग, कल से हम लोग यही कर रहे हैं, बाई के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। आज हमारा ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस है, अब आप कह रहे हैं बाई के बाद वी कर दें, मतलब आपको कॉन्सेप्ट शुरू से नहीं समझ, ठीक है ना। लेकिन लिखा नहीं जाता है जनरली, ये रूल। क्या हुआ, लेट द पुअर बी, फीड का हो जाएगा फेड, लेट द पुअर बी फेड, किसके द्वारा, अब ये ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है और बाई के बाद हमको ऑब्जेक्ट ही बनाना है, तो हम चेंज क्यों करेंगे, बाई अस लिख देंगे, ठीक है ना। तक की कहानी समझा दी थी। इम्परेटिव सेंटेंस तक आप लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इम्परेटिव सेंटेंस आप लोगों ने, हाँ जी, इम्परेटिव सेंटेंस सॉल्व कर लिए है ना। ठीक है, ठीक है ना, पढ़ लीजिए। क्वासी पैसिव का मतलब क्या होता है, ऐसे सेंटेंस जिसमें हम सेंसेस बेस्ड वर्ब लेके आते हैं। सपोज जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा हो, रोज स्मेल्स नाइस, ठीक, रोज स्मेल्स नाइस। अब इस सेंटेंस को अगर पैसिव वाइज में चेंज करना हो तो हम देखेंगे हमारे पास ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, स्मेल के बाद नाइस एडवर्ब है जो कि कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, एडवर्ब ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका पैसिव कैसे बनाएंगे। तो हमको याद रखना है, यदि वाक्य में स्मेल, टेस्ट जैसे सेंसुअस वर्ब आए, यानी जो हमारे सेंसेस के द्वारा ऑर्गेनाइज होते हैं आए, तो पैसिव वॉइस में इन्हें एक्सप्लेन कर दिया जाता है। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि इनको एक्सप्लेन कर देना है, एक्सप्लेन कर दिया जाता है। जैसे लिखा रोज स्मेल्स नाइस, अब अगर इसका पैसिव मुझे बनाना होगा तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, रोज इज नाइस। पहले सेंटेंस में उसने कहा था गुलाब अच्छा महकता है, दूसरे सेंटेंस में कह रहा है गुलाब अच्छा है, ठीक है ना। गुलाब अच्छा है कब, जब इसे सूंघा जाता है,
व्हेन इट इज स्मेल्ट, व्हेन इट इज स्मेल्ट। रोज इज नाइस व्हेन इट इज स्मेल्ट, जब इसे सूंघा जाता है। ठीक है ना? चलिए, बात समझ में आ गई? या जैसे एक सेंटेंस और देखिए, दिस, ये आपके सीट में ये क्वेश्चन होगा, दिस सरफेस फील्स फेस इज स्मूथ, कब? व्हेन इट इज फेल्ट। ये तो वो तरीका हो गया जिससे हम चेंज कर रहे हैं एक्सप्लेन करके। लेकिन ये सरफेस का मतलब क्या? जैसे मैं चल रहा हूं, अब ये सरफेस है तो मैं इसको फील कर नहीं रहा हूं, ये अपने आप फील हो रहा है। ऐसे जानबूझ के मैं इसको ऐसे ऐसे करके नहीं देख रहा हूं। अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। दूसरा तरीका भी इसका लिख सकता हूं मैं। दूसरा तरीका क्या हो गया? दिस सरफेस इज फेल्ट स्मूथ, यानी जो सब्जेक्ट है उसी को आप पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट बना देंगे। दिस सरफेस इज फेल्ट स्मूथ, और ये ज्यादा सुटेबल आंसर हो जाएगा। दिस सरफेस इज फेल्ट सही ये भी है, लेकिन दोनों में प्रेफर करेंगे किसको? बाद वाले को, क्योंकि हम उसको जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप हो रहा है। तो हम सिर्फ लिख देंगे दिस सरफेस इज फेल्ट स्मूथ। और इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बन जाएगा। ये कि जो एक्शन हमारे सेंसेस, 5 सेंसेस है हमारे बॉडी में, अगर उससे कोई एक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है तो उसको इस तरीके से भी चेंज किया जा सकता है, अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं लेके आया है तो। ठीक है ना? एक और बात समझिए, अगर इनडायरेक्ट नरेशन हो तो चेंज कैसे करेंगे? चेंज ऑफ इनडायरेक्ट सेंटेंस। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में अगर इनडायरेक्ट वाला स्ट्रक्चर हो तो उसको चेंज कैसे करेंगे हम लोग? उसका पैसिव कैसे बनाएंगे? जैसे मान लीजिए लिखा जाए ही सेड, ही टोल्ड का सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अभी नरेशन पढ़ाऊंगा तो इस पे चर्चा भी करेंगे। प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है ना? जब कभी भी ऐसा सेंटेंस मिले तो प्रिंसिपल क्लॉज को चेंज कर देना चाहिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। वो जैसा है वैसे ही लिख दिया जाएगा ना। सारे चेंजेस आप कहाँ करेंगे? प्रिंसिपल क्लॉज। अब जैसे आपने इसको चेंज किया तो आपने क्या लिया? प्रिंसिपल क्लॉज में क्या है? ही सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। इसी को चेंज करिए, आई वॉज टोल्ड। अब आप चाहे लिख दें बाई हिम, आई वॉज टोल्ड बाई हिम। कंजंक्शन क्या है? दैट है। आई वॉज टोल्ड बाई हिम दैट। पूरा का पूरा जैसे लिखा वैसे उतार दीजिए, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। आई कुड गेन दैट कॉन्सेप्ट। आपको खाली प्रिंसिपल क्लॉज में चेंज करना है। चेंज कहां करना है? प्रिंसिपल क्लॉज में। सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका पूरा का पूरा सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा ना। यहां पे ऐसे लिख लें, यहां से लेके यहां तक की सिचुएशन सेम है। सेम मतलब नो चेंज, कोई चेंज आप लेकर नहीं आए, नो चेंज। और ये वाला जो है ये आपका चेंज हुआ कैसे? विद यूजुअल रूल। जो नियम अभी तक आप चेंज करने का लगा रहे थे उसी नियम से इसको चेंज कर दिया। कंजंक्शन और बाद की कंडीशन को आपने सेम रख दिया। ठीक है ना? कंडीशन और बाद की सिचुएशन को सेम रखा आपने, उसमें कुछ चेंज किया ही नहीं। चेंज किया ही नहीं। स्मूथ स्मूथ वाला। आज डॉक्टर बता रहे थे कि स्टेक। चलिए, चलिए समझिए और चेंज करिए। चेंज करिए इसको, इसको चेंज करिए जो लोग समझ पाए हैं। बहुत बहुत बढ़िया। आपको खाली कंजंक्शन उतार लेने, उसमें कोई चेंज ही नहीं करना था। अब यहां के बाद आगे लिखे वाई आई हैड डन दैट। कि नरेशन स्टाइल कुछ नया नहीं, मान के चलिए इतना ही सेंटेंस एक ही तरह का दिमाग लगा लेते हो क्या? टोल्ड हो जाएगा, एम लगेगा क्योंकि इज एम आर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। ठीक है ना? आई एम टोल्ड बाय हिम, एक्नॉलेज्ड हिम एज अ क्रिमिनल। एक उदाहरण और ले लीजिए। He obliged you। चलिए चेंज करिए तीनों, तीनों को चेंज कर दीजिए फटाफट। पहले वाले में क्या चेंज किया आपने? पहले वाले में क्या चेंज किया आपने? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नो के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ है। आपने लिखा एम के गांधी, ये आपका ऑब्जेक्ट था जो इधर चला आया। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज एम आर लग जाएगा पैसिव वॉइस में।
एम के गांधी सिंगुलर है तो आप लिखेंगे एम के गांधी इज, नो का क्या हो जाएगा, नोन हो जाएगा, एम के गांधी इज नोन, आगे क्या हो जाएगा, टू एवरीवन, बाई का प्रयोग नहीं करना है, क्या लिखा जाएगा, टू एवरीवन, बाई का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरा वाला क्या बनेगा, हिम ऑब्जेक्ट है, ही, एक्नॉलेज लिखा है मतलब पास्ट इंडेफिनिट टू वाज, ही वाज एक्नॉलेज्ड, क्या समझा गया उसको, एक्नॉलेज्ड, क्या समझा गया उसको, आइए क्या बताया था, टू का प्रयोग, टू व्हाट वाज ही ऑब्लाइज्ड, यही बनेगा ना, बाई व्हाट नहीं बनेगा, टू व्हाट बनेगा, चल रहे हैं ना सब पार्टी, हम सबको अपने अपने विचार अच्छे लगते हैं, प्रयोग किया। अब कल मैंने आपको हु और व्हाट वाला रूल बताया था, जहां मैंने आपको बाई होम बाई व्हाट का यूज बताया था, लेकिन अब चूंकि वर्ब नो आ गई, वर्ब ऑब्लाइज आ गई, तो बाई काम करेगा नहीं, इसलिए आप यहां भी टू होम टू व्हाट लगाएंगे, बाई होम बाई व्हाट नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए अलार्म का प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, बिहेवियर अलार्म्ड मी, द न्यूज ऑफ हिज डेथ अलार्म्ड मी, चेंज करिए तो ये दोनों बदलिए, क्या बनेगा, क्या हो जाएगा, एट हिज बिहेवियर, एट हिज बिहेवियर ना, बाई का प्रयोग ना होकर क्या हो जाएगा, एट हिज बिहेवियर हो जाएगा, मी का क्या हो जाएगा, आई वॉज अलार्म्ड, किस पर, एट, बाई नहीं लगाएंगे, एट द न्यूज ऑफ हिज डेथ, आई वॉज अलार्म्ड एट द न्यूज ऑफ हिज डेथ, एट लगाएंगे यहां भी, बाई का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसमें एक शब्द आपको ध्यान रखना, यहां लिखा लाफ, लाफ के बारे में कुछ विशेष जानकारी है, अब वो जानकारी हम लोग अगले पेज पे ले लें, ये कर लिया काम, इधर हो गया, हाँ, एक्टिव वॉइस में भी हो जाता है, ठीक है ना, लाफ के साथ एट का प्रयोग एक्टिव वॉइस में भी हो जाता है, अगर लाफ के साथ एक्टिव वॉइस में एट है तो पैसिव वॉइस में आप लिखेंगे लाफ एट बाई, एट और बाई दोनों लिखेंगे, अगर ऐसा एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में आप एट और बाई दोनों का प्रयोग कर देंगे, दो प्रेपोजिशन एक साथ ले लेंगे, ठीक है ना, दो प्रेपोजिशन एक साथ ले लेंगे, बीच में एट कहां है भाई, द न्यूज ऑफ हिज डेथ, इसका इस सेंटेंस का पूरा सब्जेक्ट यही है, यही तो ऑब्जेक्ट बनेगा। चलिए आगे, अब अगला क्या बता रहा था, कंटेंट तथा इंटरेस्ट के साथ आप टू का प्रयोग करें, एक सेकंड, कंटेंट तथा इंटरेस्ट के साथ टू का प्रयोग नहीं, इन का प्रयोग करेंगे, अच्छा हुआ ये चला गया, कंटेंट तथा इंटरेस्ट के साथ इन का प्रयोग होगा, ठीक है ना, आई एन इन का प्रयोग होगा, कंटेंट तथा इंटरेस्ट के साथ इनका, जैसे आपने लिखा यहां दिस बैग कंटेन्स मेनी थिंग्स, हो जाएगा मेनी थिंग्स आर, मेनी थिंग्स आर कंटेन्ड, अब आप लिखेंगे इन, बाई नहीं लिखेंगे, इन दिस बैग, मेनी थिंग्स आर कंटेन्ड इन दिस बैग, दूसरा ऐसे ही हो जाएगा, वी लिखेंगे वी आर, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वी आर इंटरेस्टेड, वी आर इंटरेस्टेड इन, यहां भी आ जाएगा इन दिस फिल्म, बाई का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है ना, कंटेन तथा इंटरेस्ट के साथ आप इन का प्रयोग करेंगे, कंटेन तथा इंटरेस्ट के साथ, फिर से ही बता रहा हूं, ये रूल फिर से ही बता रहा हूं, 4 बार बता दिया, कंटेन तथा इंटरेस्ट वर्ब अगर है तो आप इन का प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे यहां किया है, इसके पहले वही पढ़ा था एट वाला, ठीक है ना, इंटरेस्ट के साथ लाइन लगाना, क्यों, इसके साथ आप विद का प्लीज्ड मी, अब इसको अगर चेंज करना हुआ तो क्या चेंज करेंगे आप, या जब बुकिंग विंडो, दोनों को देखिए, प्लीज्ड विद हिज ट्रीटमेंट, विद हिज ट्रीटमेंट यही लिखा जाएगा, या द बुकिंग विंडो, द बुकिंग विंडो was
पास्ट इंडेफिनिट है। वाज लाइंड, लाइन के साथ भी क्या आएगा, विद आएगा, वाज लाइंड विद द टिकट बायर्स। तो तथा ऑब्लाइज और एक्नॉलेज के साथ टू आएगा। इतना ही आपने पढ़ा, ठीक है ना। चलिए, इतनी चीजें आपने जान ली, और इतनी चीजें जानने के साथ ही आपका